एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र यही कोई 65 साल। अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देने के बाद आज सुशीला बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो आज भी बांस की लकड़ियों से सामान बनाकर बेचती थी, जिन्हें बेच बचकर ही उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी की थी। लेकिन दोनों बेटियां कौशल और कविता पिछले कई सालों से अपनी मां से मिलने के लिए नहीं आई थी और बूढ़ी सुशीला को अपनी बेटियों के घर जाने में शर्म आती थी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कितने साल हो गए हैं मेरी दोनों बेटियां मेरा पता लेने नहीं आई। अंत समय में भी अगर वह लोग ना आए तो क्यों ना, मैं मरने से पहले एक बार अपनी दोनों बेटियों को जाकर देख लूं। ये ख्याल आते ही सुशीला अपना छोटा सा संदूक खोलती है और उसमें रखे हुए पैसे गिनने लगती है। भगवान का शुक्र है, इतने पैसे तो मैंने जोड़ लिए हैं कि दोनों बेटियों के ससुराल होकर आ जाऊं। सुशीला बाजार जाती है और कुछ खाने पीने का सामान लाती है और अपनी बेटियों के लिए उन्हें तैयार करती है। पहले वह शहर जाती है जहां उसकी अमीर बेटी रहती थी। शादी के बाद उसके पति ने मेहनत की और वह अमीर हो गया। उसकी बेटी कौशल को लगता था कि यह सब उसकी किस्मत की वजह से हुआ है। अगर वह वापस अपने घर जाएगी तो उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। सुशीला को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर कौशल हैरान हो जाती है। माँ, तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, घबरा मत, सब ठीक है। तू 5 सालों से मुझे देखने नहीं आई तो सोचा मैं ही तुझे देख लूं। कहाँ है मेरा नाती? कौशल अपनी माँ को अंदर बुला लेती है। उसके बाद वह अपने बेटे को आवाज देती है। उसका बेटा अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन अपनी नानी को पहली बार देख रहा था। आप मेरी नानी हो? माँ, तुमने कभी बताया नहीं। कैसे बताती? बेटा, इतने अमीर घर की होने के बाद उसे अपनी गरीब माँ की याद कहाँ आई होगी। माँ, मुझे क्यों बातें सुना रही हो? तुम्हारी बेटी नहीं आई, कविता तुम्हारा पता लेने नहीं, वो भी कभी नहीं आई। नानी, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहीं रहना, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। हाँ हाँ माँ, तुम गोलू के साथ चलो, मैं कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ। रसोई में सामान तैयार करते हुए कौशल हैरान थी। इस तरह अचानक इतने सालों बाद माँ मेरे घर आई हैं, जरूर कोई बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटा सा घर मेरे नाम करने आई हो? हाँ, अगर ऐसा है तो यह तो अच्छी बात है। उसे बेचकर काफी पैसे मिल जाएंगे। यह ख्याल आते ही वह बड़ी खुश हो जाती है। थोड़ी देर में वह अपने बेटे के कमरे में जाती है और माँ को खाने पीने के लिए देती है। हाँ, तेरा घर तो बहुत सुंदर है। जमाई जी कब तक आ जाएंगे? उनसे भी मिल लेती। तुझसे मिलने के बाद मैं कविता के यहाँ जाऊंगी। तुम दोनों ने तो कसम खा ली थी कि अपनी माँ को नहीं देखोगी, लेकिन माँ तो माँ होती है। क्या कहा, तुम यहाँ से कविता के पास भी जाओगी? वैसे माँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम वो घर बेच रही हो? क्या बात है कौशल, इतनी अमीर होने के बाद भी आज तुझे बस पैसा ही दिखाई दे रहा है। हनी बूढ़ी गरीब माँ दिखाई नहीं दी। यह सुनकर कौशल शर्मिंदा हो जाती है। अगले दिन सुशीला अपना थैला उठाकर अपनी छोटी बेटी कविता के पास जाती है। उस समय कविता आंगन में झाड़ू लगा रही थी और उसकी दोनों बेटियां एक गुड़िया के साथ खेल रही थी। अपनी माँ को देखते ही कविता ने झाड़ू फेंकी और भागकर अपनी माँ के गले लग गई। माँ तो अचानक, यहाँ पर तो ठीक तो है ना? माँ सुनो, देखो तुम दोनों, तुम्हारी नानी माँ आई हैं। जाओ जल्दी से चारपाई बाहर निकाल कर लाओ। कविता की दोनों बेटियां भागकर चारपाई बाहर ले आती हैं। कविता अपनी माँ को उस पर बैठाती है और सुशीला अपनी दोनों नातिनों को गले लगा लेती है। कविता, तू भी कितने सालों से मेरा पता लेने के लिए नहीं आई, तो सोचा मैं तुझसे मिल लूं। अभी अभी कौशल के यहाँ से आ रही हूँ। अच्छा कौशल, दीदी के यहाँ से वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। मैं तो बस तुम लोगों को देखने के लिए आई थी। भगवान के घर से कब बुलावा आ जाए क्या पता नानी। माँ, भगवान के घर से जब बुलावा आएगा तो आप मना कर देना। हाँ नानी। माँ, आप हमारे साथ ही रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों को देखकर तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। कविता, तू कहाँ जा रही है? मेरी माँ पहली बार मेरे घर आई है, उसको खाने के लिए तो कुछ दूंगी ना। अभी कुछ बना कर लाती हूँ, ज्यादा कुछ तो नहीं है। मेरे घर में रूखा सूखा जो भी है खा लेना। माँ और थोड़ी देर में कविता खाना बना लाती है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। माँ, मेरे घर में तो यही रूखा सूखा है। कौशल, दीदी के यहाँ तो आपने बड़े ही अच्छे पकवान खाए होंगे। कैसी बातें सोच रही हैं? कौशल बहुत अमीर हो गई है। खाना तो खाया मैंने उसके यहाँ पर, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। पता नहीं क्या क्या बाहर से मंगाती रही। जमाई राजा कब तक आएंगे? सुशीला के इस प्रश्न पर कविता चुपचाप सारे बर्तन उठाकर वहां से चली जाती है। बाबा घर नहीं आते हैं नानी माँ।
हमने तो उन्हें कई साल से नहीं देखा। ये सुनकर सुशीला बहुत दुखी होती है। वो कविता के पास जाकर उससे पूछती है, क्या बताऊं माँ, मुझसे कह रहा था कि बाहर जाकर पैसे कमाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आया, इसीलिए मैं भी तेरे पास नहीं आई। सोचा तू परेशान हो जाएगी अपनी बेटी को इस हालत में देखकर, और ऊपर से मेरे पास तो दो दो बेटियां हैं। पर कौशल दीदी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा कि वो मुझे भूल गई, लेकिन अपनी माँ को नहीं भूली होंगी। ये तूने कैसे सोच लिया? हाँ, कि एक माँ अपनी बेटी के आने पर दुखी होगी, आती तो तेरा दर्द कम हो जाता। अब ऐसा मत सोचना कि तेरी माँ अकेली रहती है। तुम लोग आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपनी दोनों बेटियों से मिलने के बाद सुशीला अपने घर आ जाती है। वह बेटियों की सोच को समझने की कोशिश करती है। एक जो अमीर है इसलिए नहीं आना चाहती, और एक गरीब है इसलिए नहीं आना चाहती कि उसकी माँ का खर्चा होगा। मैं तो बेवजह ही चिंता कर रही थी। ये सब तो परिस्थितियों के अनुसार हो रहा है, पर मुझे खुशी है कि मैं अपनी दोनों बेटियों से मिलकर आई हूँ, और दोनों बेटियों को बुलावा भी दिया है। देखते हैं आती हैं या नहीं। कई महीने गुजर जाते हैं। सुशीला अपनी दोनों बेटियों के यहाँ पर बुलावा भिजवा देती है। बुलावा देने वाला जब वापस आता है, अम्मा आपकी दोनों बेटियों को बोल दिया है, कह रही थी कि अगले हफ्ते तक आ जाएंगी। एक बात कहूं अम्मा, आपकी बड़ी बेटी ने तो मुझे घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया, बाहर से ही संदेशा सुना और चलता कर दिया। लेकिन छोटी बेटी के घर गया तो उसने पानी पिलाया, खाना खिलाया, आपका हाल चाल पूछा और कहा कि वो जल्दी आ जाएंगे। अम्मा आपकी बड़ी बेटी तो बहुत अमीर है, तो आप वहां जाकर क्यों नहीं रहती? बेटा अमीर होने से दिल अमीर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मैं यहीं ठीक हूं, बस वो दोनों आ जाएं। फिर एक दिन दोनों बहनें एक ही समय पर अपनी माँ से मिलने के लिए आती हैं। जहां कौशल अपनी महंगी सी गाड़ी से आती है, तो वहीं कविता बस के धक्के खाकर आई हुई थी, लेकिन फिर भी वो आते ही अपनी माँ की सेवादारी करने लग जाती है, और कौशल आराम से बैठकर बातें। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला है, और इस घर की हालत भी बहुत खराब हो गई है। इसके तो कोई पैसे भी नहीं बनेंगे। ज्यादा ऐसा क्यों बोल रही हो? दीदी तुम तो इतनी अमीर हो, थोड़े पैसे लगाकर ठीक क्यों नहीं करवा देती हो? माँ के लिए घर क्या कहा तुमने? तुम क्यों नहीं करा सकती हो? अगर मेरी हालत ऐसी होती तो मैं आपसे कभी ना कहती, लेकिन माँ के लिए फिर भी कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। हाँ हाँ जरूर करो। वैसे मुझे तो लगता है कि माँ अब तुम्हें यह घर बेच देना चाहिए। घर बिक जाएगा तो माँ कहाँ रहेंगी? तुम क्या इन्हें अपने साथ लेकर जाओगी? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये बस मेरी माँ है और तुम्हारी नहीं। ऐसा करते हैं, 6 महीने मैं माँ को अपने पास रखूंगी और 6 महीने तुम अपने पास रखना। कौशल की यह बात सुनकर सुशीला को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत ही कौशल को रोक देती है। कौशल ये बात बोलने से पहले मुझसे पूछ तो लेती कि मैं अपना बंटवारा चाहती भी हूं या नहीं। तुम अमीर हो, लेकिन तुम जरा भी अपनी बहन और माँ के बारे में नहीं सोचती हो। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम अपनी बहन का सहारा बनती। ये तुम क्या कह रही हो माँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ। परिवार का मतलब यही होता है, हाथी के पैर में ही सबका पैर होता है। लेकिन तुम इतना अमीर होकर भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोच सकती। रहने दो माँ, मेरी तो मजबूरी थी, इसलिए मैं तेरा पता लेने नहीं आती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने से तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ जाए। लेकिन अब तू चिंता मत कर माँ, मैं अपनी बेटियों को लेकर अब तेरे पास ही रहूंगी, तेरी ही सेवा करूंगी। रहने दे, रहने दे। कविता तू अच्छा बनने का ढोंग मत कर। मुझे सब पता है, तू सिर्फ माँ के इस घर की वजह से यहाँ आकर रहना चाहती है। तो ठीक है दीदी, तुम यह घर ले लो। मैं अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाऊंगी। ये सुनकर कौशल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे सुशीला देख लेती है, और उसे बड़ा दुख होता है कि उसकी अमीर बेटी अमीर ही नहीं, लालची भी है। मैंने तुम दोनों की परवरिश एक जैसी की, लेकिन वक्त और हालात ने तुम लोगों को बिल्कुल अलग अलग जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। सुनो कौशल, मैंने तो तुम दोनों को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम जब से आई हो तब से घर घर और सिर्फ घर की बातें कर रही हो। तो सुनो, आज के बाद मुझसे मिलने तुम मत आना। यह घर मैं कविता को ही दूंगी। वह आर्थिक स्थिति से भी कमजोर है और उसके हालात भी ठीक नहीं हैं। यह सुनकर कौशल को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत ही गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। ये तुमने क्या किया माँ? वो नाराज होकर चली गई। तू उसकी चिंता मत कर, वो काबिल है, वह सब कुछ कर सकती है। अपने कमजोर बच्चे का ख्याल रखना एक माँ की जिम्मेदारी है। कल ही बेटियों को यहाँ लेकर आ जा। अब हम सब साथ रहेंगे। और कविता अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला देती है।
और फिर वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपनी माँ के साथ रहने लगती है। इस तरह सुशीला को भी उनका सहारा हो जाता है और उन्हें सुशीला का चंदा बहुत ही भारी भरकम थी। कहने का मतलब यह है कि उसका वजन 150 किलो था। इतना मोटापा होने के बावजूद चंदा को ऐसा लगता था कि वह कमजोर है, इसलिए वो सारा दिन बस खाने पीने में ही मस्त रहती थी और घर के कामकाज से उसे कुछ खास लेना देना नहीं था। उसकी इन हरकतों पर उसके देवरानी पायल को उस पर बहुत गुस्सा आता था। पायल घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही पायल दोबारा रसोई में आती है, रसोई की बिगड़ी हालत देखकर गुस्से में चंदा को आवाज लगाती है, इस मोटी ने तो मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। अरे जब देखो तो पूरे घर का सत्यानाश कर देती है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, अभी बताती हूँ इसको। चंदा दीदी, अरे ओ चंदा दीदी कहाँ हो तुम, जल्दी यहाँ आना। तो चंदा अपने कमरे में आराम से खाना खा रही थी। पायल की आवाज सुनकर चंदा तुरंत पायल के पास आती है। अरे क्या हो गया पायल, क्यों अपना गला फाड़ रही हैं? अरे अपना गला ना फाड़ू तो क्या करूं? एक बात बताओ, आपने मुझे परेशान करने का ठेका ले रखा है क्या? अरे 150 किलो वजन है आपका, कुछ तो शर्म कर लो। आप सारा दिन गाय भैंसों की तरह चढ़ती रहती हो, थोड़ा तो आराम दे दिया करो। अपने मुंह को और अपने पेट को देख, ये मेरा मुंह है और मेरा पेट है, मैं चाहे इनको आराम दूं या ना दूं, तुझे इससे क्या? तू अपने काम से काम रख। मैं तो अपने काम से काम ही रखती हूं, लेकिन एक आप ही है कि मेरा काम हमेशा बिगाड़ती रहती हो। अरे आपसे तो घर का कामकाज होता नहीं है, कम से कम मेरे बने बनाए काम को तो मत बिगाड़ो। सूखी हड्डी जैसा शरीर लेकर कुछ ज्यादा नहीं बोलती है तू। अरे अगर मैं सूखी हड्डी हूं तो क्या हुआ, कम से कम आपकी तरह भारी भरकम वजन लेकर दिन भर ठूंसती तो नहीं हूं ना। अरे घर का सारा काम करती हूं, आपकी तरह नहीं हूं मैं। अरे वो तो मेरा इतना वजन बढ़ गया है, इस वजह से मुझसे घर का काम नहीं हो पाता, वरना पहले मैं अकेले ही सारा काम करती थी। जब करती थी आप तब करती थी, पर जब से मैं इस घर में आई हूं तब से तो मैं आपको सिर्फ खाते पीते ही देखती हूं, घर में एक काम तक नहीं करती हो। आप दोनों बहुओं में आए दिन घर के कामकाज और चंदा के खाने पीनों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। यह सब देखकर चंदा और पायल की सास विभा का पारा हाई हो जाता था और वो गुस्से में अपने दोनों बहुओं को सुनाने लगती है। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों जंगली बिल्लियों की तरह रसोई में लड़ रही हो? अरे कभी तो घर में शांति बने रहने दिया करो माँ जी, आप ही बताओ ना। अगर मैं दीदी पर गुस्सा ना करूं तो मैं क्या करूं? सुबह शाम मैं अकेले ही सारा काम करती हूं, उसके बावजूद दीदी बार बार रसोई गंदी करती रहती है। अरे मेरा यही काम है क्या कि मैं बार बार रसोई में आकर बर्तन धोती रहूं? चंदा बहू, ये तो तेरी बात गलत है, कम से कम पायल का काम तो मत बिगाड़। अरे मैं जानती हूं कि तेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिस वजह से तुझसे घर का काम नहीं हो पाता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि तू बार बार पायल को परेशान करे। अरे पर माँ जी, आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे अब तुम दोनों में से किसी की भी कोई बात नहीं सुननी और अब अपने अपने कमरों में जाओ। दोनों पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। दोनों ने विभा उन दोनों को डांट कर वहां से भगा देती है, जिसके बाद दोनों अपना अपना मुंह बनाकर अपने कमरे में आ जाती हैं और रात को करीबन 2 बजे चंदा को फिर से भूख लगती है। चंदा खाना खाने के लिए रसोई में जाती है और चुपके से फ्रिज खोलकर फ्रिज में जो कुछ भी खाने के लिए रखा था, चंदा सब कुछ खा जाती है। चलो पेट भर गया, अब तो नींद आ रही है, अब आराम से सुबह 8 बजे तक उठूंगी। पर पूरी रसोई तो फिर से फैल गई, मैं अभी से साफ कर दूं क्या? नहीं नहीं, अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है और पेट इतना ज्यादा भर गया है कि मुझसे अब खड़ा भी नहीं रहा जाएगा। एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ। सुबह पायल के उठने से पहले ही रसोई साफ कर दूंगी। चंदा फिर से पूरी रसोई फैलाकर कमरे में आराम से आकर सो जाती है और अगली सुबह जैसे ही पायल उठती है, वह नहा धोकर सबसे पहले रसोई में जाती है। रसोई की हालत देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वह सुबह सुबह ही अपनी जेठानी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। हे भगवान, इस मोटी भैंस को कितना भी समझा लो, लेकिन तब भी इसे कुछ समझ में नहीं आता। चंदा दीदी, अरे ओ चंदा दीदी, जल्दी यहाँ आओ तो। पायल की आवाज सुनकर चंदा की आंख खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाती है। चंदा समझ जाती है कि पायल क्यों चंदा पर भड़क रही है, लेकिन फिर भी चंदा रसोई में जाती है और वह पायल से कहती है, क्या हो गया पायल, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है तू? दीदी, एक तो आपने पूरी रसोई गंदी कर दी, ऊपर से फ्रिज में 2 किलो रसगुल्ला, 2 किलो पनीर और 2 पैकेट ब्रेड रखे गए थे, कहाँ गया सब कुछ?
अरे आपका पेट है या खेत या फिर इंडिया का गेट? देख, माना कि कल रात रसोई मैंने ही गंदी की है, पर मैं रसोई अभी साफ कर देती हूँ। पर कल रात मैंने जो कुछ भी खाया है, तू मुझे उसके लिए कुछ नहीं बोल सकती। जितना अधिकार तेरा इस घर पर है, उतना ही मेरा भी है। अगर मैंने 2 किलो पनीर खा भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इसमें बिगड़ा कुछ नहीं है मेरी। एक 150 किलो की जेठानी। मैंने वो पनीर सुबह के लिए रखा था, क्योंकि आपके पति को और मेरे पति को ऑफिस जाना है। अब आप ही बताओ, मैं क्या बनाऊं? देख, घर संभालने की जिम्मेदारी तेरी है, तो तू जान की क्या करना है। अब इतना बोलकर चंदा वहां से चली जाती है, तो वहीं पायल को अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से में विभा के पास जाती है और विभा को सारी बात बताते हुए कहती है, माँ जी, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? दीदी को किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो बस सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब होता है। अब आप ही बताओ ना, मैं कैसे खाना बनाऊं? अरे पर बात क्या है, सारी बात बताएगी तभी तो मुझे कुछ समझ में आएगा ना। पायल अपनी सास को सारी बात बता रही होती है, तभी वहां पर चंदा भी आ जाती है। हाँ पायल, कर ले मेरी चुगली माँ जी से। अरे तुझसे मेरी एक छोटी सी बात अपने पेट में नहीं पचाई गई। यह कोई पेट में पचाने वाली बात नहीं है। देख, तेरी वजह से पायल बहुत परेशान होती है, और अगर तुझसे खड़े होकर खाना नहीं बन सकता है तो कोई बात नहीं, मैं आज से ही चूल्हा नीचे रखवा देती हूँ। तू आराम से नीचे बैठकर खाना बना दिया कर और घर का बाकी का काम पायल कर लेगी। पर माँ जी, मैं अकेले यह सब कैसे करूंगी जैसे पायल करती आ रही है? देख, जब तू इस घर में शादी करके आई थी तब तेरी मदद करवाने के लिए मैं थी, पर अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं पायल की कोई मदद नहीं कर पाती। पर मैं तुम दोनों में कभी किसी के साथ कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए अब से घर का सारा खाना तू अकेले ही बनाएगी और इसमें पायल तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देगी। माँ जी, मुझसे अब घर का काम नहीं होता। आप बात को समझने की कोशिश करो। देख, धीरे धीरे तेरी आदत हो जाएगी और वैसे भी आराम से बैठकर खाना खा सकती है, तो आराम से बैठकर खाना बना भी सकती है। तू सास का यह फैसला सुनकर चंदा का मुंह बन जाता है, लेकिन सास के आगे किसी की चलती है क्या? नहीं ना। तो ठीक वैसे ही रसोई को एक नई तरीके से शिफ्ट किया जाता है। गैस चूल्हा नीचे जमीन पर रख दिया जाता है। बेचारी चंदा अपना भारी भरकम 150 किलो वजन लेकर गर्मी में सबके लिए खाना बनाती थी, तो वही पायल घर का बाकी का काम करती थी। चंदा नीचे बैठकर रोटी बनाने की कोशिश कर रही थी, जहां पर वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी, जिस वजह से उससे रोटी भी नहीं बनाई जा रही थी। हे भगवान, मुझसे तो ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा, अब मैं रोटी कैसे बनाऊं? सब मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं पायल को ऐसे परेशान ना करती तो शायद पायल अकेले ही सारा काम कर लेती। तभी वहां पायल आ जाती है और पायल चंदा को ऐसे काम करते हुए देखकर उदास हो जाती है। भले ही देवरानी जेठानी में रोज लड़ाइयां होती थी, पर दोनों में एक दूसरे के प्रति खूब प्यार था। पायल तुरंत रसोई में आती है और चंदा को हटाते हुए कहती है, चंदा दीदी, आप हटिए, मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं। कल से आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दो। आपका वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। धीरे धीरे वजन कम करने की कोशिश करो। बाकी काम मैं अपने आप कर लूंगी। मैं जानती हूं पायल कि तू भले ही गुस्से में मुझे कुछ भी बोल देती है, पर तू दिल से बहुत अच्छी है। तुझसे मेरी तकलीफ देखी नहीं जा रही है ना, इसीलिए तो तू यहां आकर मुझे ये सब करने से मना कर रही है। पर मेरी प्यारी देवरानी, मैं वादा करती हूं कि अब से मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे अपना वजन कम करूं। हाँ दीदी, आप पूरी कोशिश कीजिए जिससे आपका वजन कम हो जाए। बाकी काम का क्या है, करना तो हमें है ही, क्योंकि घर भी तो हमारा ही है ना। लाख लड़ने झगड़ने के बावजूद दोनों देवरानी जेठानी एक हो जाती हैं और अब से पायल रोज घर का काम किया करती, तो वहीं चंदा अपने खाने पीने पर कंट्रोल करके खुद के डाइट पर ध्यान देती है और सुबह शाम एक्सरसाइज करती है। धीरे धीरे चंदा का वजन कम होने लगता है। उसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर काम किया करती थी।